जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो इतिहास से है, हिस्ट्री से है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्रिकल पीरियड। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री को इससे पहले क्लास में देखे थे। इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। आपको मैं बताया था पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़े थे फर्स्ट भाग में प्राग ऐतिहासिक काल। सेकेंड में बोले थे आद ऐतिहासिक काल, और थर्ड में था ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स, इसे अंग्रेजी में बोलता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। इसे बोलता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। फ्रेंड्स, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आप जो भी बच्चे इस क्लास को नहीं देखे थे या नहीं पढ़े, इस क्लास में नहीं आए थे, आप जाके यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उस पर जाके आप इस क्लास को, हिस्ट्री को सर्च करके और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़े थे हम लोग, जिसे हम अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो मेनली होता है, जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं मुख्य रूप से, वो पढ़ते हैं पाषाण काल। तो आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे और फिर इसके बाद आद ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो इसमें होता है जो हम लोग मुख्य पढ़ेंगे पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज भी बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो इसे हम स्टोन एज भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पाषाण काल है इसे हम लोग पढ़े थे। तो फ्रेंड, जब हम पढ़े थे इसे, तो इसको हम 4 भागों में आप लोगों को बताए थे। तो आइए देखते हैं हमने इससे किस किस भाग में बताया था आपको और कौन कौन से इसका भाग था। इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे, फिर इस पर आगे चलेंगे दोस्तों। तो ये स्टोन एज जो है दोस्तों, जिसे हम पाषाण काल बोलते हैं, इस काल को कहीं कहीं बुक में आपको प्रस्तर एज भी बोला जाता है दोस्तों। प्रस्तर एज या काल, क्योंकि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और प्रस्तर का भी अर्थ होता है पत्थर। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि पत्थर काल किसे बोलेंगे, या पाषाण काल किसे बोलेंगे, या प्रस्तर काल किसे बोलेंगे, या स्टोन एज क्या बोलेंगे, दोस्तों सारा एक ही नाम है। आइए थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं इससे आगे, उसके बाद आएंगे आद ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, प्रोटो हिस्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हम लोग का प्राग ऐतिहासिक काल का जिसमें हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़े थे मुख्य रूप से पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम लोग 4 भागों में पढ़े थे। पूर्व पाषाण काल, सेकेंड था मध्य पाषाण काल, थर्ड था नव पाषाण काल, फोर्थ था उत्तर पाषाण काल, या इसे हम ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय में कहीं कहीं किसी जगह पे तांबा का यूज होना शुरू हो गया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये देख रहे हैं
कि जो पाषाण काल था, ये पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में पढ़े थे बांट के। उसमें फर्स्ट जो है दोस्तों वो है पूर्व पाषाण काल। इसे हम प्रकाश डालें तो बोल सकते हैं जिस समय मनुष्य स्टार्टिंग जीवन का, जो मनुष्य का स्टार्टिंग जीवन था दोस्तों, उस समय जो मनुष्य का जीवन काल रहा उस काल को हम पूर्व पाषाण काल बोलते हैं। उस समय मनुष्य पत्थरों का यूज़ करना शुरू किया था, हल्का हल्का, उतना उनको नोकीला या इस तरह का उस समय वो नहीं बना पाया था। बड़े बड़े पत्थरों का यूज करता था हथियार के रूप में जानवरों को मारने के लिए, जैसे कच्चा मांस में खाते थे। इस समय दोस्तों उन्होंने धीरे धीरे आग जलाना भी सीख लिया था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद की काल है मध्य पाषाण काल। इस काल में इन्होंने क्या किया, अपने हथियार को नुकीला किया। पत्थर के जो बड़े बड़े हथियार होते थे उस टाइम में, स्टार्टिंग में, उस समय जब ये मध्य पाषाण काल में आए तो इन्होंने अपने हथियार को थोड़ा छोटा और नुकीला किया। और इस समय की सबसे जो महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों वो था अंत्येष्टि, यानी शवों का जो मरने के बाद जो क्रिया होता है दोस्तों, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो 16 संस्कार होते हैं, वैसे मरने के बाद भी संस्कार होता है जिसे हम दाह संस्कार बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इन्होंने अंत्येष्टि कार्यक्रम यहाँ शुरू किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों जिसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जब थोड़ा इनका अच्छा हुआ, स्ट्रक्चर अच्छा हुआ, वहाँ पर रहन सहन, तो दोस्तों इन्होंने नव पाषाण काल में प्रवेश किया। और नव पाषाण काल इस काल का सबसे हिस्टोरिकल पीरियड है दोस्तों। पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड कौन सा है? नव पाषाण काल। दोस्तों नव पाषाण काल में मनुष्य ने बहुत ही उन्नति किया। यहाँ से इनके जीवन में, रहन सहन में रेवोल्यूशन आया, क्रांति आया दोस्तों। और यहाँ से इनका रहन सहन बिल्कुल ही बदल गया। यहाँ पे दोस्तों ये अस्थायी रूप में रहने लगे। यहाँ तक पूर्व पाषाण काल में इनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ये कहीं जाते थे, वहाँ पे जानवरों को मार कर खा जाते थे। उस इलाका का जब जानवर ख़त्म हो जाता था फिर वो कहीं और वहाँ से चल जाते थे। यानी ये आदि मानव की तरह था दोस्तों। पहले की मानव आदि मानव की तरह था। लेकिन ये धीरे धीरे जब वो थोड़ा थोड़ा अपने आप में सुधार किया तो दोस्तों इन्होंने अपना घर आवास बनाना शुरू कर दिया। जब घर आवास बनाया तो खेती भी करना शुरू कर दिया दोस्तों। खेती किया तो पहिए का आविष्कार किया अनाज को ढोने के लिए। जब अनाज को ढोने के लिए पहिए का आविष्कार किया तो फिर इन्होंने अनाज को रखने के लिए मनका का यूज किया दोस्तों। मनका का भी खोज किया। तो इस तरह से फ्रेंड्स कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में स्वीकार किया फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से मनुष्य में जो अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति आई दोस्तों वो नव पाषाण काल से आया था। तो नव पाषाण काल हम बोल सकते हैं, नव पाषाण काल मनुष्य के इतिहास की, पाषाण काल के मनुष्य के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण काल है दोस्तों। इस काल में इन्होंने बहुत विकास किया। एक क्रांति की तरह इनका इस काल को हम लोग मानते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़े थे उत्तर पाषाण काल। दोस्तों उत्तर पाषाण काल क्या होता है ना, जब भी किसी काल का एंडिंग इरा जो होता है ना, एंडिंग समय जो होता है ना, उस काल को हम लोग उत्तर काल बोलते हैं। जैसे चूँकि ये पाषाण काल था इसलिए इसका नाम उत्तर पाषाण काल रखा गया। दोस्तों यहाँ जो भी काल रहता उसे इसको उत्तर में जोड़ देते हैं, क्योंकि उत्तर काल का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी इरा चल रहा है, जो भी काल चल रहा है, उसके अंतिम दशा, अंतिम स्थिति में जो समय बीतता है ना, उस काल को हम उत्तर काल बोलते हैं दोस्तों। तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, उत्तर काल में ही मनुष्य ने, उस समय के जो मनुष्य थे, किसी किसी जगह पे तांबा का खोज कर लिया था दोस्तों। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सबसे पहला जो धातु खोजी था, खोजी धातु वो था तांबा। उस समय में मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का खोज किया था। उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी के इसे हम समझने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी बड़े बड़े सिटी है, मुंबई, दिल्ली जैसे मान लीजिए, और भी गांव देहात है किसी बिहार का, आप किसी भी स्टेट का गांव की बात करें अगर,
तो जो डेवलपमेंट या जो इक्विपमेंट या जो भी चीज़ सुख सुविधा सिटी शहर के अंदर है, वो चीज़ गांव में अभी तक बहुत जगह नहीं आया है। तो दोस्तों इसी तरह उत्तर पाषाण काल में कहीं कहीं किसी जगह पे तांबा की खोज कर लिया गया था, लेकिन हर जगह तांबा का यूज नहीं होता था। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल भी बोला जाता है कि पत्थरी काल में तांबा की खोज कर लिया गया था। तो दोस्तों ये रहा हमारा पीछे का क्लास का कुछ, इस पर हमने कुछ प्रकाश डाला। दोस्तों इससे विशेष, इससे और अच्छा से आपको इसका जो क्लास था उसमें बताया गया है। अगर आप नहीं देखें तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पे और वहाँ आपको मिल जाएगा वीडियो, आराम से देखिएगा उसको। दोस्तों आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल दोस्तों, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आइए अब चलते हैं आदि ऐतिहासिक काल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप जानें कि हम इससे पहले जो पढ़े थे वो था पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, जिससे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में जो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हम आपको बताएंगे कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों बोला गया है और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया है। तो दोस्तों इसमें जो स्टार्टिंग में कुछ मूल्य बात है, जो कुछ मूल बात है उसे आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में, जैसे इससे पहले जो अभी हम देखें, जिसे प्रकाश डाले हैं दोस्तों, पाषाण काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो पाषाण काल था, फ्रेंड, ये जो पाषाण काल था जिसे हम प्रकाश डाले थोड़ा देर पहले, फ्रेंड, ये एक गांव की सभ्यता दोस्तों, ये एक गांव की सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था दोस्तों। इस समय कोई शहर का जिक्र नहीं हुआ है दोस्तों। प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है, जिससे हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से पाषाण काल के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो इस पाषाण काल में कोई ऐसे शहर का जिक्र नहीं हुआ है दोस्तों। इस तरह से कोई सिटी वगैरह नहीं था जहाँ पे मुख्य रूप से मुख्य सुविधाएं हो। तो दोस्तों इसलिए इसे हम ग्रामीण सभ्यता की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। ये ग्रामीण सभ्यता था दोस्तों। फ्रेंड्स, ये जो ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन वहीं पे आदि ऐतिहासिक काल जो है दोस्तों, ये आदि ऐतिहासिक काल एक शहरी सभ्यता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे याद रखिएगा, शहरी या नगरी, ये शहरी या नगरी सभ्यता है दोस्तों। लेकिन पाषाण काल की जो सभ्यता था दोस्तों, वो एक ग्रामीण सभ्यता था। वहाँ पे शहर की इस तरह की कोई बात, जहाँ जितना व्यवस्था, जितना सुविधा हड़प्पा कालीन में था, हड़प्पा काल में था या सिंधु सभ्यता में था, उस तरह की सुविधा दोस्तों इस काल में नहीं था। इसीलिए यह ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित है दोस्तों। इसे हम पढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो खोज किया था वो था रॉबर्ट
ब्रोस फूट। अगर आपको रेड मार्कर से नहीं दिखता होगा अच्छा से तो ब्लैक का ज़्यादा यूज करेंगे हम। जो पाषाण काल की जो खोज किया था दोस्तों जिसका, वो था R.B. फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट। याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम 20 फुट पे भी याद रख सकते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट था जिन्होंने इस काल की ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल की खोज किया था दोस्तों। आइए अब इसमें आते हैं। तो दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, इसके बारे में सर्वेक्षण किसने किया था, इसके बारे में इसके खोजकर्ता कौन है, इसके उत्खननकर्ता कौन है। तो आइए जानते हैं। जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की जो जानकारी दिया था इसके बारे में, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी दिया था वो मैसेंजर दोस्तों, याद रखिएगा। जानकारी, इस सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी जो दिया था, ध्यान से अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो नोट भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार जितना मन करे उतना बार देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो इसकी जानकारी जो दिया था दोस्तों वो था चार्ल्स मैसन। याद रखिएगा दोस्तों, चार्ल्स मैसन जो थे इसकी जानकारी दिया था दोस्तों। और इसके एरिया का जो सर्वेक्षण किया था दोस्तों, एरिया का सर्वेक्षण किया था कनिंघम किया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एरिया का जो सर्वेक्षण किया था वो कनिंघम किया था। जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, एरिया का सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। दोस्तों इसका नामकरण किसने किया था तो याद रखिएगा, नामकरण जो किया था दोस्तों वो था जॉन मार्शल। इसकी खुदाई किसने किया था दोस्तों तो बोलिएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इससे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चारों दोस्तों, इसे याद रखिएगा। फर्स्ट में इसकी जानकारी किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। एरिया का सर्वेक्षण कौन किया था, कनिंघम ने किया था। नामकरण किसने किया था तो जॉन मार्शल ने किया था। खुदाई किसने किया था तो दयाराम साहनी ने किया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो चीज़ है इसे आप अपने लिख सकते हैं। कुछ समय के लिए मैं इसे रुकता हूं, इसे आप आराम से नोट कर लें। इसके बाद फिर जिससे हम आगे बढ़ेंगे तो नोट कीजिए। आइए दोस्तों, अब आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जैसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी इसकी खुदाई हुआ है दोस्तों, खुदाई के समय जितने भी इनके शहर मिले हैं, क्योंकि ये सभ्यता शहरी सभ्यता था, यानी नगरी या शहरी सभ्यता था। ये कौन सी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता शहरी या नगरी। दोस्तों जब ये शहरी सभ्यता है
तो खुदाई के दौरान जितने भी शहर मिले हैं उनमें से मैक्सिमम शहर सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। क्योंकि रहने के लिए आप खुद भी सोच सकते हैं, जहाँ भी स्टार्टिंग में मनुष्य या पाषाण काल की बात करें या किस पाषाण काल की बात करें या फिर सिंधु सभ्यता की बात करें या आजकल की बात करें, हम जब भी जहाँ भी लोग रहते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए? पीने के लिए पानी चाहिए, खाना खाने के लिए चावल अन्न वगैरह चाहिए। तो जहाँ पानी के सोर्स रहेगा, जीवन की संभावना ज़्यादा अच्छा वहाँ होता है। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता में भी क्या हुआ, जितना भी खुदाई में जो शहर निकले हैं वो मैक्सिमम जो शहर है वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के, सिंधु एक नदी का नाम है, सिंधु नदी के किनारे है। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया दोस्तों। अब आइए समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको बोला जाता है सिंधु सभ्यता को कि इनकी जो पहले शहर की जो खुदाई हुआ था दोस्तों वो था हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा। तो इनकी जो खुदाई में पहला शहर की जो खुदाई हुआ था दोस्तों वो हड़प्पा शहर का हुआ था। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं दोस्तों। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे। जैसे आपके गांव मोहल्ले में होता है, जनरली क्या होता है, आप देखते होंगे कि कोई पति पत्नी है, ये जेंट्स है मान लीजिए और ये फीमेल है। तो क्या होता है, जब तक ये इनके पास कोई बच्चे नहीं होता है तब तक इनका नाम चलता है। ज़्यादातर ये महिला जो है पति को कभी भी बुलाएंगे तो या तो उनके नाम से बुलाएंगे या फिर कुछ और बोल के इशारा में बुलाएंगे। लेकिन जब इनके बच्चे हो जाएंगे, कोई फर्स्ट बच्चा मान लीजिए, फर्स्ट बच्चा इसको हो जाएगा पप्पू, या कोई लड़की हो गया तो लड़की का भी नाम रखेगा, या रागनी, पूजा, कुछ भी रख सकता है रखने के लिए। तो मान लीजिए फर्स्ट लड़का इसको पप्पू हो गया, ठीक। सेकंड में कुछ भी हो, मोहन हो जाए, सोहन हो जाए, सेकंड में कुछ भी हो उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन जो फर्स्ट लड़का हो या लड़की हो, जो फर्स्ट बच्चा होता है दोस्तों, तब ये क्या करेंगे, महिला जो होती है, देखिएगा जनरली अपने गांव समाज में भी होता है कि ये जो महिला है इसे अब डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाएगा। जैसे इसका नाम मान लीजिए राजा होगा, तब ये डायरेक्ट राजा नहीं बोलेंगे या एजी वैजी नहीं करेंगे, एजी सुनिए इस तरह से नहीं बात करेंगे। अब ये डायरेक्ट बोलेंगे कि पप्पू का पापा इधर थोड़ा आइए। कोई भी काम लगेगा तो पप्पू का पापा बोलेंगे, और कुछ लेना होगा इनसे पैसा वैसा या कोई तरह का काम रहेगा तो बोलेगा पप्पू का पापा ये काम करना है, 500 रुपया दीजिए, इस तरह से। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट है उसको बहुत प्रायोरिटी मिलता है। इसीलिए जब सिंधु सभ्यता की जब फर्स्ट शहर की खुदाई होता है दोस्तों वो होता हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सिंधु सभ्यता इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनके मैक्सिमम शहर जो मिला है वो सिंधु नदी के किनारे मिला है, और हड़प्पा सभ्यता इसीलिए उसे कहा जाता है क्योंकि उसके फर्स्ट शहर का नाम था हड़प्पा जो खुदाई हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है दोस्तों। आइए आपको मैं फिगर से समझाता हूँ कि अभी एक क्वेश्चन इसमें आता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस शेप में है। तो दोस्तों इसे आप बोलिएगा त्रिभुजाकार में। आपको मैं इस मैप पे दिखाऊंगा, अभी मैप के सहारे में आपको बताऊंगा जो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। वैसे मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकृति है वो किस शेप में है, तो अंडाकार, गोलाकार, कुछ भी बोल सकता है। तो दोस्तों ये लगभग त्रिभुजाकार शेप में है। इसे आज हम आइए मैप पे दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स अब समझते हैं जो सिंधु सभ्यता जो भी मैं बताया आपको कि उसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, ऑलमोस्ट इस शेप में है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का जो मैक्सिमम शहर है ना
इस एरिया में मिला है दोस्तों। तीन 300+ सिटी का खोज हुआ है अभी तक। तो उस खोज में दोस्तों इस तरह से मिला है शहर। तो फ्रेंड्स क्या है कि इनकी जो आकृति है वो हम पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कुछ, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मेरा जो मैप है उतना बड़ा वो है नहीं, तो मैं छोटा ही बनाया हूँ। तो अभी इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस शेप में है दोस्तों, त्रिभुजाकार में इस शेप में है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति। दोस्तों इन शेप के अलावा भी इस साइड भी उस साइड भी कुछ ऐसे शहर की खोज हुआ है जो है दोस्तों। जैसे यहाँ पर भी एक सिटी है जो इस, चूँकि दाएं बाएं भी है शहर जो मिला है, लेकिन जब इसे हम एवरेज में लेंगे दोस्तों, अप्रॉक्स में करेंगे, तो लगभग ये त्रिभुजाकार में आता है दोस्तों। उतना परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फिर भी कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों ये इस शेप में बना है, कुछ सिटी इससे भी बाहर है, तो लगभग में लिया गया है कि ये त्रिभुजाकार शेप में है। दोस्तों इस साइड की एरिया आप जानते ही हैं, पाकिस्तान का एरिया है दोस्तों। पाकिस्तान उधर है और इधर अपना भारत है, और इसमें कई सारे स्टेट हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ बातें हैं जो इसे आपको याद रखने का ज़रूरत है। दोस्तों इसमें सवाल ज़्यादातर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे, क्योंकि आपको पता है ये मैप जो है इंडिया का उतना अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सबसे जो ऊपर का होता है उसे हम नॉर्थ बोलते हैं। इसमें आपको कितना क्लास में पीछे ले चुका हूँ क्लास, उसमें बताया हूँ कि सबसे ऊपरी भाग को हम नॉर्थ बोलते हैं, जिसे हम उत्तर बोलते हैं, और दक्षिणी भाग को साउथ बोलते हैं, जिसे हम दक्षिण बोलते हैं। जब आप उसको रीड करते रहते हैं उस साइड में, उस समय जो मेरा डायरेक्शन दाहिने साइड का होता है ईस्ट, और जो बाएं साइड का होता है वो होता है वेस्ट। तो दोस्तों आप ये जानते हैं। तो अब से क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि बोलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके सबसे जो ऊपरी यानी उत्तरी शहर कौन सा है, यानी सबसे उत्तर में उसका कौन सा शहर का खोज हुआ है दोस्तों। तो अब आपको याद रखना है, सबसे उत्तरी जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है मांडा। कौन सा शहर है दोस्तों? मांडा। इसे आप याद रखिएगा। और इससे हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो उसके बाद अगर पूर्वी आएंगे, क्योंकि इस शहर पूर्वी का दोस्तों, तो ये आ जाता है आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्त, जनरली ये उत्तर प्रदेश में है ये। तो सबसे उत्तरी जो सिटी है, जो उत्तरी शहर है उसका सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो है मांडा। पूर्वी में आ जाएंगे तो हो जाएगा आलमगीरपुर। जब हम दक्षिणी की बात करेंगे तो सबसे जो दक्षिणी सिटी है दोस्तों या शहर है वो है दैमाबाद। दोस्तों ये दैमाबाद आपको पड़ता है महाराष्ट्र में। अब जब इस इंडिया के मैप को अच्छा से रीड करेंगे तो आपको इसके स्टेट्स के बारे में पता चलेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ है। वैसे ऊपर में इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों गुजरात हो जाता है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, इस तरह से फिर दिल्ली वगैरह, फिर यूपी आता है दोस्तों। तो इस तरफ से अगर इधर आएंगे तो गोवा आ जाते हैं, फिर गोवा आ जाता है, फिर इधर से आएंगे तो केरला आ जाता है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश आता है। तो इस तरह से फिर चलते जाता है दोस्तों। तो अगर आपको सबसे पहले, अगर आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले मैप का जो है ना, मैप आना चाहिए, तभी तो आपको अच्छा से फिगर याद रहेगा। फिर आपको क्वेश्चन उतना याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता के सबसे ऊपरी या सबसे उत्तरी शहर कौन है, तो आप फटाक से बता दीजिएगा उत्तर की बात कर रहा है, ऊपरी तो उत्तर हो गया। उत्तर में कौन सा? जम्मू कश्मीर है।
तो जैसे जम्मू कश्मीर में है, अरे यार मांडा, फट से बोल सकते हो आप, तो मांडा हो जाएगा। दक्षिणी की बात करेंगे तो दायमाबाद। दोस्तों ये दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। जब पश्चिम की बात आएगा फ्रेंड, तो जब पश्चिम की बात आएगा तो यहाँ बोलिएगा सूतकेंडागोर, सूतकेंडागोर, ठीक ना। ये सूतकेंडागोर ये पाकिस्तान है, बलूचिस्तान में पड़ता है दोस्त। पाकिस्तान का एक पश्चिमी भाग बलूचिस्तान पड़ता है, उसमें पड़ता है, अपने इंडिया में नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो सूतकेंडागोर है दोस्तों, जो पाकिस्तान साइड पड़ता है, बलूचिस्तान की तरफ पड़ता है। तो सबसे उत्तरी जो है क्या है, मांडा। सबसे उत्तरी याद रखिएगा, सबसे उत्तरी मांडा। पूर्वी की बात करें तो आलमगीरपुर, दक्षिणी की बात करें तो दायमाबाद, और पश्चिमी की बात करें तो सूतकेंडागोर। दोस्तों इसको याद भी करना है और समझना है चीज़ों को, क्योंकि याद आपको ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। तो जिस चीज़ को अगर आप समझ लीजिएगा मैप के सहारे, वो तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो फ्रेंड्स सबसे उत्तरी मांडा, पूर्वी आलमगीरपुर, दक्षिणी दायमाबाद और पश्चिमी सूतकेंडागोर। फ्रेंड्स ये जो सिटी है, जैसे मैं अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी के मैक्सिमम सिटी, चूँकि जीवन यापन के लिए नदी, क्योंकि उस समय में हैंडपंप, चापाकल या मोटर वगैरह तो था नहीं, इतना साइंस तो डेवलप था नहीं। तो उस समय में क्या था कि लोग नदी तालाबों के सहारे अपने जीवन यापन को करते थे। तो उसी के सहारे, उसी के किनारे अपना घर बसाया करता था, घर बनाता था। तो दोस्तों क्योंकि जितने भी शहर है, सबसे नॉर्थ, सबसे साउथ, सबसे ईस्ट, सबसे वेस्ट, तो जितने भी शहर है दोस्तों वो किसी न किसी नदी के ऊपर है। तो दोस्तों अब से कोई पूछेगा आपसे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो शहर मांडा है, यानी मांडा कौन से नदी पे है, तो बोलिएगा दोस्तों चिनाब नदी पे है। कौन सा नदी पे है, चिनाब नदी पे है, क्योंकि चिनाब जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, चिनाब नदी में है। मांडा कौन से नदी पे बसा हुआ है दोस्तों शहर है, तो चिनाब नदी पे। फ्रेंड्स अगर कोई पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर जो है दोस्तों, जो सबसे पूर्वी इलाका है, पूर्वी सिटी है, पूर्वी शहर है, वो किस नदी पे है दोस्तों, तो बोल दीजिएगा हिंडन नदी पे है। किस नदी पे है, हिंडन नदी पे। याद रखिएगा दोस्तों, जो सबसे उत्तरी में है, नॉर्थ में जो मांडा है, वो मांडा चिनाब नदी पे है, क्योंकि ये चिनाब, झेलम चिनाब वगैरह ये सब दोस्तों कहाँ बहता है, जम्मू कश्मीर में। तो ये चिनाब जो है उत्तरी में दोस्तों, तो ये हो गया मांडा नदी, मांडा शहर जो चिनाब के किनारे बसा हुआ है। जब ये हम पूर्व की बात करेंगे तो आलमगीरपुर आएगा दोस्तों, और ये आलमगीरपुर हिंडन नदी पे बसा हुआ है। अगर हम बात करें दक्षिणी में दायमाबाद की, क्योंकि दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, तो दोस्तों ये है प्रावरा नदी पे। याद रखिएगा दोस्तों, ये हो गया प्रावरा नदी पे दोस्तों, इसे याद रखिएगा। सबसे दक्षिणी शहर सिंधु घाटी सभ्यता का जो दायमाबाद है, किस नदी पे है, प्रावरा नदी पे। और कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, और ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। अब दक्षिणी की बात करें सूतकेंडागोर की, तो दोस्तों ये जो दक्षिणी है सूतकेंडागोर दोस्तों, ये है दासक नदी पे, दासक नदी पे है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ये पाकिस्तान में है दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान एक शहर उधर है, उस भाग में पड़ता है दोस्तों। तो आपसे कोई पूछेगा कि सूतकेंडागोर कौन सी नदी पे स्थित है दोस्तों, तो बोलिएगा दासक नदी पे। और आपसे कोई पूछेगा कि मांडा कौन सी नदी पे स्थित है दोस्तों, तो क्या बोलिएगा, चिनाब नदी पे। बोलेगा आलमगीर कौन सी नदी पे है, तो हिंडन नदी पे। और कोई पूछेगा कि दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है वो कौन सी नदी पे है दोस्तों, तो आराम से बोलिएगा प्रावरा नदी पे। दोस्तों आइए मैं इसका कुछ 2-3 ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर है दोस्तों, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, इस तरह के जितने भी शहर है आपको किस नदी पे है दोस्तों,
तो इसे याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, याद रखिएगा। और आइए वो आपको ट्रिक दिखता हूँ, फिर बातें करेंगे उस पर। तो फ्रेंड्स, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके या इसे आप नोट बना सकते हैं। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, इस सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल एवं नदी, इसके लिए जो सूत्र है दोस्तों, जो फॉर्मूला है, याद रखिएगा। हमरो लोकासु, ये एक ही में है दोस्तों, इसे आप अलग भी कर सकते हो, हमरो अलग कर सकते हो और लोकासु अलग कर सकते हो। आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ये। हमरो लोकासु याद रखिएगा दोस्तों। हमरो लोकासु राशिस भोगम, हमरो लोकासु राशिस भोगम, ये फार्मूला है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। अब आइए इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ ह है, तो ह से हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला सिटी था हड़प्पा, हड़प्पा को इंडिकेट किया है दोस्तों। तो हड़प्पा जो है दोस्तों, वो किस नदी पे है? रावी नदी पे है। याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा किस नदी पे है? और रावी नदी है। तो ह फॉर हड़प्पा, आरा फॉर रावी। फिर यहाँ पे है म फॉर मोहनजोदड़ो और सी फॉर सिंधु, म फॉर मोहनजोदड़ो, सी फॉर सिंधु। और यहाँ रो फॉर रोपर, स फॉर सतलज। दोस्तों, र फॉर रोपर, स फॉर सतलज यहाँ पे है। यहाँ लो से लोथल हो जाएगा दोस्तों, जो भोगवा नदी पे है। कहाँ है? गुजरात में है दोस्तों लोथल। इक्का फॉर कालीबंगन है दोस्तों, जो घग्घर नदी पे है। और लास्ट में है ये सूतकागिंडोर, जिसे मैं बताया था दासक नदी पे है दोस्तों। तो यहाँ पे ये माकरान जो है दोस्तों, ये एम से माकरान समुद्र तट है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, माकरान एक समुद्र तट है वहाँ पे। तो ये पड़ता है पाकिस्तान में दोस्तों। इससे सटे ही एक नदी निकलता है जिसका नाम है दासक नदी। तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको आंसर ऑप्शन में ये दे देगा एग्जाम में दासक नदी, तो आप आंख बंद करके मार दीजिएगा। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। अगर दासक न मिले, आपको माकरान समुद्र तट दे दे, तो ये माकरान समुद्र तट भी दोस्तों पाकिस्तान में ही है। तो ये दोनों में से सूतकागिंडोर एक होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दासक तो होगा ही होगा, अगर दासक है तो ये नहीं होगा। दोस्तों, ये एम फॉर माकरान समुद्र तट है दोस्तों, जो पाकिस्तान में ही है। और ये उसी के बगल में एक नदी निकलता है जिसका नाम है दासक। तो जनरली आपको दासक नदी मिल जाएगा, अगर नहीं तो माकरान मिलेगा। तो माकरान तो आप मार ही दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हा फॉर हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पे है दोस्तों। मा फॉर मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पे है। रा फॉर रोपर, जो सतलज नदी के तट पे है। लो फॉर जो लोथल है दोस्तों, लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भोगवा नदी के तट पे है। और का फॉर कालीबंगन है, जो घग्घर नदी पे है। और शू फॉर सूतकागिंडोर है, जो माकरान समुद्र तट यानी दासक नदी में पड़ता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। इसे आप नोट कर लीजिए और अच्छा से याद रखिएगा दोस्तों। इसमें एक दो बात और है जिससे आपको जानना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे जो सिंधु घाटी का अभी जो देखे ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुजाकार शेप में है दोस्तों। ये सिंधु घाटी की जो एरिया है ना, कितना एरिया दोस्तों, वो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उस टाइम हम भूल गए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया है वो कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप, अभी जो इंडिया की एरिया है वो 32,87,000 इस तरह से कुछ है। 32 लाख है
और सिंधु सभ्यता का 13 लाख था दोस्तों। तो ऑलमोस्ट ये आधा भारत को कवर कर लिया था दोस्तों उस समय जो भारत था दोस्तों। अभी तो पाकिस्तान भी बट गया है इस तरह से। तो इनका 13 था, इनका ऑलमोस्ट आधा ही है दोस्तों। 13 दूना 26 होता ही है और 16 दूना 32 यानी कुछ कम। तो ऑलमोस्ट आधा तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि सिंधु घाटी का सभ्यता का जो एरिया है दोस्तों कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अगला जो क्लास हमारा रहेगा दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर है उसमें कौन कौन से सामान मिले हैं। जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा में क्या मिला है। जैसे हड़प्पा तो रावी नदी के तट पे है, लेकिन इसकी खोजकर्ता किसने किया था। तो दोस्तों ये जितने भी है इसकी खुदाई कब हुआ था दोस्तों। तो जैसे हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा तो हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था, 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई किसने किया था, आपको फर्स्ट में बताया था, दयाराम साहनी। लेकिन कब किया था, 1921 में दोस्तों। उसके बाद 1 साल तक हड़प्पा की खुदाई चलता रहा दोस्तों, दूसरा कोई शहर नहीं मिला, सिर्फ हड़प्पा की खुदाई चलते रहा। उसके बाद 1 साल के बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ। इस तरह से कई बड़े बड़े शहरों की खुदाई हुआ दोस्तों। तब मैं अगले जो क्लास होगा मेरा हिस्ट्री का उसमें हम बताएंगे आपको कि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की, कितना में हुआ था, 1921 में। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे तो है नहीं, इसी खुदाई किसने की, इसका भी ट्रिक दूंगा दोस्तों। तो इस तरह से अगला मेरा क्लास रहेगा दोस्तों। क्योंकि आज लाइट भी नहीं है, आप देख ही रहेंगे, उतना थोड़ा क्लियर नहीं दिखता होगा, थोड़ा डिम दिखता होगा और गर्मी भी ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते